हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का विषय है सामाजिक अध्ययन और हमारा प्रकरण है ज्वालामुखी। सबसे पहले जब हम अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण ज्वालामुखी, कक्षा। यह टॉपिक जिस भी कक्षा का है तो वहाँ पर हम अपनी कक्षा लिखेंगे। जैसे ज्वालामुखी कक्षा 7 का टॉपिक है तो हम कक्षा में कक्षा 7 लिखेंगे। दिनांक में हम वो डेट मेंशन करेंगे जिस भी डेट में हमें बच्चों को ये अपनी पाठ्य योजना या अपनी जो लेसन प्लान है उसको पढ़ाना है। कालांश में हम जिस पीरियड में बच्चों को पढ़ाएंगे, कालांश में हम वो पीरियड लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर प्रथम लिखा है। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्रों को रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। यह 4 से 5 पॉइंट हम अपने सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। उसके बाद हम अपने विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं ज्वालामुखी के विषय में बोध कर सकेंगी। हमारा दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य। छात्राएं ज्वालामुखी के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। हमारा तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्राएं ज्वालामुखी से संबंधित चित्र बना सकेंगी। उसके बाद हम अपनी सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्रियों का उपयोग हम इसलिए करते हैं जिससे हम अपनी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। सहायक सामग्रियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, स्वेच्छक, चौक, संकेतक, चार्ट आदि। आप अगर इसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि ज्वालामुखी कक्षा 7 का विषय है तो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों को किस विषय में जानकारी है। जैसे पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्राओं को अपने आसपास के वातावरण से संबंधित पूर्व जानकारी है। हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर लिखते हैं कि उनको किस विषय में पूर्व जानकारी है या उनको पूर्व ज्ञान है। अब हम अपने प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा अपने प्रकरण से पहले पूछे जाते हैं और ये इसलिए पूछे जाते हैं जिससे हम अपनी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। अगर हम, जैसे कि हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी, अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो हो सकता है कि कुछ बच्चे आंसर दें और कुछ बच्चे ना दें। किंतु जब हम अपने प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करते हैं और बच्चों से पूछते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चों को क्या प्रीवियस नॉलेज है, क्या पूर्व ज्ञान है, और हम अपनी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आप अपने आसपास क्या क्या देखते हैं? तो जो स्टूडेंट्स होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वो आंसर करेंगे घर, पेड़ पौधे, आकाश आदि। उनको हो सकता है कि उनके और भी कुछ आंसर आए, तो इसलिए हमने यहाँ पर आदि लिखा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? बच्चे आंसर करेंगे सब्जियाँ, फल, फूल, लकड़ियाँ आदि। हमारा अगला प्रश्न है, अगर हम सूखी लकड़ियों को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बच्चे आंसर करेंगे आग, कोयला। हमारा अगला प्रश्न है, कभी कभी पृथ्वी के भीतर से कुछ जगहों पर आग निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर कर सकते हैं ज्वालामुखी। अब हम अपना प्रश्न पूछेंगे, ज्वालामुखी के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। संभावित उत्तर का मतलब होता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं।
और जैसा कि आप प्रस्तावना प्रश्न में देख रहे हैं, ये प्रश्न हमें इस प्रकार से बनाने होते हैं कि जो हमारे पहले प्रश्न का आंसर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी में से होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पहला प्रश्न कुछ और पूछा है और जो भी उसका आंसर आया है तो हमारा अगला प्रश्न उससे अलग हो। प्रस्तावना प्रश्न रिलेट करते हुए होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और हमारा जो अंतिम प्रश्न हो वो हमारे विषय से संबंधित हो। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्राओं, आज हम ज्वालामुखी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे ही हमारा अंतिम प्रश्न आएगा कि ज्वालामुखी के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो ये हमारा संभावित उत्तर होगा। तो तब हम अपना बोर्ड पर जाकर लिख देंगे कि आज हम ज्वालामुखी के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हमें अपने विषय से संबंधित कुछ शिक्षण बिंदुओं का निर्माण करना होता है। जैसे कि हमारा आज का प्रकरण है ज्वालामुखी, तो हमें यह देखना होता है कि हम ज्वालामुखी के अंतर्गत क्या क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री, फिर आता है हमारा मूल्यांकन। अब हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बच्चे अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग देते हैं। अब जिन प्रश्नों में बच्चे अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं, तो जैसे हमने बच्चों से पहला प्रश्न पूछना है, यह किसका चित्र है। तो हमने यहाँ पर बच्चों को एक चित्र दिखाएंगे। जैसे कि हमने ये चित्र दिखाया बच्चों को, तो बच्चे अपना आंसर देंगे ज्वालामुखी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न होगा, ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है। तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। अब शिक्षण बिंदु में, जैसा कि हमारा पहला शिक्षण बिंदु है ज्वालामुखी का अर्थ, तो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे ज्वालामुखी का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। क्योंकि जैसे कि हमने ये प्रश्न पूछे हैं, तो छात्राएं या जो विद्यार्थी हैं वो इन प्रश्नों का उत्तर अपनी प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए देंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में हम अपने प्रश्नों को लिखेंगे। छात्रा क्रिया में जो भी बच्चे आंसर देंगे या अपना उत्तर देंगे उसको लिखेंगे। और शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री में हम उन विधियों को या प्रविधियों को लिखेंगे जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, तो ये प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। और हमने बच्चों को एक चित्र भी दिखाया है, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। अब हम अपनी छात्राध्यापिका क्रिया में ज्वालामुखी का अर्थ लिखेंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्वालामुखी के विषय में बोध कर सकेंगी। तो जैसे कि ज्वालामुखी का अर्थ होता है, ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना वह दरार व छेद है जिससे होकर समय समय पर पृथ्वी के अंदर से तप्त लावा व मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के समय पृथ्वी से गर्म गैस तथा भाप भी निकलती है जो वायुमंडल में मिल जाती है। जिस छेद से ज्वालामुखी का पदार्थ बाहर आता है उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। उद्भेदन से जो पदार्थ बाहर आते हैं वे निकास नली के चारों ओर जमकर शंक्वाकार घाटी का रूप बना लेते हैं। इस पर लावा के जमने से पहाड़ों के ऊपर कीप की आकार का गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। यह छात्राध्यापिका क्रिया होगी और हम छात्रा क्रिया में लिखेंगे कि सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमें बच्चों को अपने प्रकरण से संबंधित चित्र भी दिखाना होता है। इस चित्र को हम अपने किसी चार्ट पर बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं और अपने पाठ्य योजना में हमें इसका एक सूक्ष्म रूप तैयार करना होता है। अब जैसा कि हमने बच्चों को ज्वालामुखी का अर्थ समझाया है, तो यह हमारी कथन विधि होगी। और जब भी हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना के अंतर्गत कुछ भी दिखाते हैं तो वह हमारी प्रदर्शन विधि होती है। उसके बाद जैसा कि हमने ज्वालामुखी का अर्थ बताया है, तो हमें अपने
शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई भी एक प्रश्न पूछना होता है जो हम मूल्यांकन में पूछते हैं। मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है वह उनको कितना समझ में आया है। तो जैसे कि हमारा मूल्यांकन का प्रश्न है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। जब हम अपना पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं और बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को वह शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है। उसके बाद हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पर आते हैं। जैसा कि हमारा अगला शिक्षण बिंदु है ज्वालामुखी का वर्गीकरण। इस शिक्षण बिंदु को भी शुरू करने से पहले हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी के विस्फोट के समय पृथ्वी से क्या निकलता है? तो बच्चे बताएंगे गर्म गैस, भाप। यह बच्चे बता सकते हैं क्योंकि हमने यह प्रश्न जब हम अपने पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाया था तो वहां पर हमने यह बताया था कि ज्वालामुखी के विस्फोट के समय पृथ्वी के अंदर से गर्म गैस और भाप निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? यह हमारा संभावित उत्तर होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो और हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो। तो हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा ज्वालामुखी का वर्गीकरण। जैसे ही हमने बच्चों से यह प्रश्न पूछे तो यह बच्चे इसका आंसर जो भी देंगे वो प्रत्यास्मरण करके देंगे। तो हम अपने अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। और जब हम अपने प्रश्नों को पूछा तो यह जो विधि होगी यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। इसके बाद जब हम अपना शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे तो हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्राएं ज्वालामुखी के वर्गीकरण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन में हम बच्चों को समझाएंगे कि ज्वालामुखी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ज्वालामुखी को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी के मुख से समय समय पर धुआं, वाष्प, गैस, धूल, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। हमारा दूसरा ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात अचानक सक्रिय हो जाते हैं तो इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। हमारा तीसरा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे अब कोई उद्भेदन नहीं होता है और न होने की संभावना होती है तो इन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इन ज्वालामुखी के छिद्र लावा भर जाने के कारण बंद हो चुके हैं। यह है हमारी छात्राध्यापिका क्रिया है। और इसके बाद जो छात्रा क्रिया होगी तो छात्राएं क्या करेंगी? सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। और जब हमने अपनी छात्राध्यापिका क्रिया को बताया या बच्चों को पढ़ाया तो यह हमारी कथन विधि होगी। विधि और प्रविधि में अंतर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हमें अपने प्रश्नों को पूछा तो वहां पर हमने लिखा है प्रश्नीकरण प्रविधि, और जब हम अपने शिक्षण बिंदु को समझाया तो हमने वहां पर लिखा है कथन विधि। प्रविधि और विधि में अंतर होता है। प्रविधि वो होती हैं जो हम कुछ समय के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे प्रदर्शन प्रविधि, प्रश्नीकरण प्रविधि। और कथन विधि वह होती है, विधियां वह होती हैं जो हम अपने पूरी पाठ्य योजना में उपयोग में लाते हैं। तो जैसे कथन विधि है तो हम जो भी हम अब बच्चों को समझाएंगे तो अपने पूरे ही पाठ्य योजना में बच्चों को समझा रहे हैं, तो यह कथन विधि होगी। और जो भी हमने जैसे प्रश्नों का निर्माण किया और बच्चों को पूछा तो यह हमारी प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। इसके बाद जब हम अपना शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ा देंगे, समझा देंगे, उसके बाद हमें मूल्यांकन करना होता है कि जो हमने दूसरा शिक्षण बिंदु लिया है और बच्चों को पढ़ाया है, क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ में आया है या नहीं। तो उसके लिए हम कोई भी 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है ज्वालामुखी के दुष्परिणाम।
इसको भी शुरू करने से पहले हम अपने कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। हमने अपने दूसरे प्रकरण में या दूसरे शिक्षण बिंदु में पढ़ाया था कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ज्वालामुखी के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो यह हमारा एक संभावित उत्तर होगा। और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। और शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री में हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्वालामुखी के दुष्परिणामों के विषय में बोध कर सकेंगी। और हमारी छात्रा अध्यापिका जो कथन होगा वो हमारा शिक्षण बिंदु होगा, जैसे कि हमने शिक्षण बिंदु लिया था ज्वालामुखी के दुष्परिणाम। तो यहाँ पर हम बच्चों को ज्वालामुखी के दुष्परिणाम के विषय में पढ़ाएंगे। जैसे लिखा है कि ज्वालामुखी आने पर उस क्षेत्र की वनस्पति तथा जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वनस्पति नष्ट हो जाती है तथा जीव जंतु ज्वालामुखी के चपेट में आकर मर जाते हैं। ज्वालामुखी आने पर लोगों के घर, मकान, यहाँ तक कि शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। उस क्षेत्र की सभी गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न गैस, धूल के कण, जल वाष्प वातावरण में व्याप्त हो जाती हैं और लंबे समय तक वायुमंडल को प्रदूषित करती रहती हैं। ज्वालामुखी के फटने से विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें वायुमंडल में मिलकर वायु प्रदूषण करती हैं। ज्वालामुखी द्वारा फैली राख कई किलोमीटर तक की भूमि को बंजर कर देती है, जिससे मृदा प्रदूषण अधिक से अधिक मात्रा में फैलता है। जब हम अपना छात्राध्यापिका कथन पढ़ाएंगे तो छात्रा क्रिया में हम लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। और हमने यह छात्राध्यापिका कथन में बच्चों को समझाया है, पढ़ाया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कथन विधि। जैसा कि हमने पहले भी किया था कि अपने शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाने के बाद हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि जो भी हमने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ज्वालामुखी के कारण कौन कौन से प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलते हैं। इसके बाद हम अपने कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह पुनरावृत्ति प्रश्न एक शब्द में उत्तर दीजिए, इस प्रकार के भी हो सकते हैं, और रिक्त स्थान, फिलअप्स, या फिर जैसे कि हम कहते हैं सही गलत, इस तरह की भी हम प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखे हैं, ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है, तो बच्चे बताएंगे लावा। ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ज्वालामुखी के कारण कौन कौन से प्रदूषण अधिक मात्रा में होते हैं? वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अब हम यहाँ पर शामपट कार्य लिखेंगे। इसके लिए हम कोई भी एक ब्लैक चार्ट या ब्लैक पेपर पेस्ट करेंगे और सबसे पहले जैसा हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विषय, प्रकरण, कक्षा, दिनांक, कालांश, तो उस तरह की एंट्रीज को फिल करेंगे। उसके बाद हम, जैसे कि हमारा पहला शिक्षण बिंदु था ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से संबंधित हम उसका अर्थ लिखेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ है दरार व छेद है, जिससे होकर समय समय पर पृथ्वी के अंदर से लावा व मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है। उसके बाद ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, और ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। इसके बाद हम अपनी संदर्भ पुस्तिका लिखते हैं। यह प्रकरण हमने किस पुस्तिका से लिया है, तो यह एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण का प्रकरण है।